हेलो दोस्तों, स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और जो है हिस्ट्री का टॉपिक है। और हिस्ट्री में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसी टॉपिक से आते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। ये है टॉपिक मौर्य साम्राज्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे पुलिस की तैयारी करो या फिर एमपीपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये क्लास हम स्टार्ट करने से पहले आपको एक थॉट्स देना चाहूंगा जो स्वामी विवेकानंद ने ओनली फॉर स्टूडेंट्स के लिए दिया था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉट्स है जिसका अनुसरण करके कई स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और अपने आप को मोटिवेट रखते हैं। ठीक है, तो वो थॉट्स कौन सा है तो देखें। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, ये सबसे पहला फैक्ट था। और उसके बाद में इसका मतलब ये है कि हर काम संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। तो इस तरीके से इसका ध्यान रखें और करते रहें, आगे बढ़ते रहें। कोई भी काम हो, कोई भी फैक्ट मान लो से क्या आता है, वो कठिन मान लो से आपको लगता है लेकिन कठिन होता नहीं है, बस उसको समझने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ेंगे, करेंगे मौर्य साम्राज्य क्या है। ठीक, इससे पहले हमने से कि एक क्लास कंप्लीट कर ली थी और एक वीडियो कंप्लीट ऑलरेडी से बन चुका है इसका पार्ट 1। ठीक है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरा डिटेल में एक एक चीज पूरी बताई है। ठीक है, क्योंकि उनके बारे में फैक्ट बहुत ज्यादा बन रहे थे, इसलिए वहां पे पर्टिकुलर उनके लिए एक ही वीडियो कंप्लीट बनाया था। ठीक, एक क्लास पूरी उन पे दी थी। तो मौर्य साम्राज्य का सबसे बेसिक उसकी स्थापना किस तरीके से स्थापना की, चाणक्य ने किस तरीके से स्थापना में योगदान दिया, ये सारा सब कुछ उसमें है। और यदि आपने वो क्लास नहीं देखी, वीडियो नहीं देखा है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके उसको पहले देख लें, उसके बाद में सेकंड पार्ट को यहाँ पे देखें। ठीक है, तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करें। और मौर्य साम्राज्य, तो मौर्य साम्राज्य कहां से कहां तक चला, मतलब इसका टाइम पीरियड क्या रहा, ये सबसे पहले देखना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार एग्जाम में ये आ चुका है। ठीक है, तो ये है इसका टाइम है 300 पूर्व। ठीक है, 323 ईस्वी पूर्व, कभी कभी यहाँ पर 322 ईस्वी पूर्व भी लिखा हुआ आता है, तो दोनों ही से कि वहां पे सही मानेंगे क्योंकि किसी किसी बुक में ये रहता है 323 रहता है, किसी में 322 रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है इसको। अब 323 ईस्वी पूर्व से कहां तक है तो 184 ईस्वी पूर्व तक, यहां तक मौर्य साम्राज्य संचालित हुआ। मौर्य साम्राज्य के शासकों ने यहां तक राज किया। ठीक है, तो 323 से 184 मतलब 323 से 184 ईस्वी पूर्व तक। यहां पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे ईस्वी पूर्व जहां पर लगा होता है वहां पे जो संख्या है वो हमेशा घटते क्रम में आती है, घटती जाती है। ठीक है, नॉर्मली अगर देखते हैं तो सन से बढ़ता जाता है, 2001 2002 इस तरीके से बढ़ता जाएगा। ठीक है, 2011 2012 इस तरीके से बढ़ता जाएगा, लेकिन ईस्वी पूर्व में क्या होगा, घटता जाएगा। इसकी कहानी थोड़ी सी बड़ी है, इसके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, हम केवल सिर्फ देखेंगे क्या मौर्य साम्राज्य का पूरा डिटेल। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें देखेंगे बिंदुसार के बारे में सबसे फर्स्ट, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरा डिटेल में देख चुके हैं, इसलिए स्टार्ट करेंगे कहां से, बिंदुसार से। अब मौर्य साम्राज्य में टोटल कितने शासक हुए, टोटल 4 शासक हुए। ठीक है, अब 4 में सबसे पहला कौन था, तो सबसे पहला था चंद्रगुप्त मौर्य, सबसे फर्स्ट चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, और इन्हीं के नाम से यहाँ पे इस साम्राज्य का नाम क्या रहा, मौर्य साम्राज्य। और इसके बाद दूसरा इनका पुत्र कौन आया, यहाँ पे क्या है, पुत्र है। ठीक है, पुत्र, इनका पुत्र कौन है तो वो है बिंदुसार। ठीक है, अब बिंदुसार का फिर इसका पुत्र कौन हुआ तो इनका पुत्र हुआ अशोक इनका पुत्र हुआ। ठीक है, अब इसके बाद में इनके बाद में लास्ट में कौन आया तो वो था बृहदत्त। ठीक है, बृहदत्त ये थे। ठीक, अब यहाँ पे इनके सन भी आपको बता देता हूं कि कहां से कहां तक ये रहे। ठीक है, किस टाइम में इन्होंने कार्य किया, शासक रहे। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, 323 ईस्वी पूर्व में। अब ये कहां तक रहे तो ये 298 ईस्वी पूर्व में इनकी क्या हुई, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 298 ईस्वी पूर्व में। तो 323 से 298 ईस्वी पूर्व तक किसने राज किया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। ठीक है, अब इसके बाद में 298 से 232 तक, नहीं 273 तक। ठीक है, 273 ईस्वी पूर्व तक यहां तक किसने राज किया, बिंदुसार ने। तो बिंदुसार की मृत्यु कब हुई थी, 273 में। बिंदुसार गद्दी पर कब बैठा था तो 298 में। ठीक है, इसके मरने, चंद्रगुप्त के मरने के बाद में बिंदुसार आया, इसके बिंदुसार के मरने के बाद में कौन आएगा, सम्राट अशोक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर
273 के बाद में 232, ठीक है, 232 ईस्वी पूर्व में किसकी मृत्यु हुई? अशोक की। मतलब अशोक कब गद्दी पर बैठा? तो 273 में, 273 पर गद्दी पर बैठ गया था, ठीक है। लेकिन राज्याभिषेक इसका हुआ था बाद में, वो बताऊंगा आगे चलिए। तो इस तरीके से यहाँ पे सन का ध्यान रखना है। और लास्ट में 184 में किनकी मृत्यु हुई थी? बृहद्रथ की, ठीक है, बृहद्रथ की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। तो इस तरीके से तो इनका कार्यकाल थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। तो बिंदुसार फिर से एक बार बता दे रहा हूं, ध्यान से यहाँ पे देख लें। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब की? 322 या 323 ईस्वी पूर्व में, ठीक है, दोनों सन याद रखना। अब इनकी डेथ कब हुई थी, मृत्यु कब हुई थी? 298 ईस्वी पूर्व कर्नाटक में, ठीक है, 298 ईस्वी पूर्व कर्नाटक में, जो पिछली क्लास में पूरा डिटेल में बताया। तो ये है 298 ईस्वी पूर्व में मृत्यु हुई। तो गद्दी पर कौन बैठेगा? बिंदुसार बैठेगा। तो बिंदुसार 298 में बैठ गया और कब तक रहा? 273 तक रहा ये, ठीक है, यहां तक ये रहा। इसका कार्यकाल किसका? बिंदुसार का। तो बिंदुसार की यहां पे आके मृत्यु हुई, तो फिर कौन बैठेगा? अशोक। तो अशोक का कार्यकाल 273 से 232 तक, और 232 से 184 तक किसका? बृहद्रथ का रहा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इनका पूरा लिंक याद रखना है कि 4 शासक किस तरीके से रहे, ठीक है। अब आगे बढ़े और अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे बिंदुसार के बारे में, और बिंदुसार के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनके बारे में बता दे रहा हूं कि बिंदुसार का जो उपनाम था, बिंदुसार का उपनाम था वो क्या था? अमित्रघात, ठीक है। तो यहाँ पे देखें उपनाम इसका क्या था? अमित्रघात। अच्छे तरीके से ध्यान से देखना है और समझना है इसको। अमित्रघात ये इसका क्या था? उपनाम था, क्लियर। अब इसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे तो अगला यहाँ पे दिया है एंटियोकस। एंटियोकस के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे क्या है, किस तरीके से, ठीक है। तो एंटियोकस सीरिया का एक शासक था। कहां का? सीरिया का, सीरिया, ठीक है, सीरिया का देश है, जहां का एक शासक था एंटियोकस। अब एंटियोकस इसका क्या था? मित्र था। बिंदुसार का क्या है? मित्र है इसका। तो इसका मित्र बिंदुसार का। अब मानो इसका दोस्त है, तो दोस्त मानो से कि आपस में मिलेंगे या फिर दोस्ती यारी वगैरह निभाते हैं, तो अधिकतर किस तरीके से रहते हैं? तो दोस्ती यारी में क्या? खाना पीना ये सब कुछ चलता रहता है, ठीक है। तो बहुत सारे दोस्त लोग हैं, जो कई लोग ऐसा करते हैं, कोई मानो से कि हर किसी के अलग अलग शौक होते हैं। तो इसी टाइप से यहाँ पे बिंदुसार के भी क्या थे? शौक थे अपने, ठीक है। तो ये खाने पीने में एकदम मस्त रहता था, ठीक है, और हमेशा क्या करता था से कि अपनी मौज मस्ती में रहता था और ऑर्केस्ट्रा देखता रहता था, ठीक है। तो इस तरीके से आप केवल इस बात से ही समझ सकते हैं तो किस तरीके का व्यक्ति होगा ये। थोड़ा अयासी टाइप का व्यक्ति था, क्लियर है। तो अब इसका दोस्त भी इसके जैसा ही होगा, ठीक है। तो बिंदुसार ने इनके दोस्त एंटियोकस से, जो कि सीरिया का था, वहां से कुछ मांग की, अपने लिए कुछ मंगाया, ठीक है। तो बिंदुसार ने इससे क्या मंगाया था ये देख लो। तो यहां पे सबसे पहले जो इसने मांगा था वो था यहां पे मीठी मदिरा, मीठी मदिरा, ठीक है। उस टाइम मदिरा आती होगी कुछ अलग टाइप की, ठीक है, जो पी के मौज मस्ती करता था कौन? बिंदुसार। तो मीठी मदिरा। उसके बाद में उसी के साथ में अब कोई इंसान वालों से कुछ भी पीता है, ठीक है, ड्रिंक्स वगैरह करता है, तो उसके साथ में कुछ तो लगता है, ठीक है, साथ में एक्स्ट्रा कुछ चीजें बहुत जरूरी है। क्या है? जिसको से कि नॉर्मली बोलते हैं छकना वकना जो भी है, ठीक है। तो इस तरीके से इनके साथ में मीठी मदिरा के साथ में सूखी अंजीर मंगाई, जो कि चखने का काम कर रहे थे, किसकी? बिंदुसार के लिए, ठीक है। तो इसके साथ में ये सूखी मदिरा, ये सूखी अंजीर, ठीक है, अंजीर ये, ठीक। तो इस टाइप से यहां पे ये। और इसके बाद में तीसरा, अब इनको लेके आएगा कौन? तो लेके आने वाला जो व्यक्ति है, एक दार्शनिक की मांग की, एक दार्शनिक, ठीक। तो इस तरीके से 3 चीजें इन्होंने मंगाई। कहां से? तो सीरिया से। किससे? एंटियोकस से। एंटियोकस कौन है? इनका दोस्त है बिंदुसार का, क्लियर है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखें, ठीक है। अब इसके बाद में बात करें बिंदुसार के पुत्र के बारे में। तो इनके पुत्र, खास रियल में जो पुत्र थे, इनकी संतान थी, वो कितनी थी? वो 2 थी, ठीक है, रियल में। और बाकी से की जो बोलते हैं ना, नाजायज संतान है,
तो वो तो बहुत सारी थी इसकी, ठीक है। पहले के शासक हुए थे, उनका क्या है कि जहां पे मानव से गए, कहीं युद्ध करने गए, कहीं से बैठक लेने गए, कहीं कहाँ किसी को और के यहाँ पे कहीं शादी प्रोग्राम में गए, ठीक है। तो जहां जाते थे, जहां पर भी बिंदुसार गया, वहां वहां पर इसकी 5 से 10 संतान मिलती ही मिलती थी, ठीक है। ये बाद में मालूम हुआ था। तो ये इस तरीके से, अब अयासी तो था ही, तो अयासी तो करेगा ही सही, ठीक है। क्या सही है क्या बुरा है वो तो एकदम से देखेगा नहीं वो, तो इसलिए जहां पर गया वहां पर इसकी संतानें मिलती थी। क्लियर है। ये कब मालूम हुआ? जब इसकी मृत्यु हुई और जमीन का, उनके राज्य का जब बंटवारा होने का जब टाइम आया, उस टाइम सारी संतान इकट्ठी हो गई और सभी क्या करने लगे, मांग करने लगे, ठीक है। तो उसी कहानी देखते हैं अभी। तो इसके रियल में जो खास पुत्र थे, योग्य पुत्र थे, वो कौन कौन से थे? 2 थे, और 2 में बड़ा वाला कौन था? सुसीम था, ठीक है, बड़ा वाला ये, और उसके बाद में छोटा वाला कौन था? अशोक था, ठीक है। ये 2 थे। अब यहां पर सुसीम कहां का शासक था और अशोक कहां का शासक था? इनको राज्यपाल के रूप में से इनको एक अलग अलग पर्टिकुलर क्षेत्र दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे सुसीम था जम्मू कश्मीर का, ठीक है, कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का राज्य, तक्षशिला वाला राज्य, पूरा जो पाकिस्तान वगैरह सब कुछ मिला हुआ था उस टाइम, वो वाला राज्य किसके हाथ में था? सुसीम के हाथ में था। वहां का देखरेख करने वाला कौन था? सुसीम था, ठीक है। और अशोक कहां का था? तो अशोक था उज्जैन और उसके आसपास के क्षेत्र का, उज्जैन का। तो उज्जैन का राज्यपाल कौन? अशोक। जम्मू कश्मीर का कौन? सुसीम। तो दोनों एरिया अलग अलग बटे हुए थे। अब हुआ क्या इसमें, इन दोनों में भी ज्यादा योग्य व्यक्ति कौन था? अशोक था, ठीक है। इसी कहानी अपन देखते हैं इसके आगे। तो अब हुआ क्या कि ये वाला, इसके बाद में जस्ट यहाँ पे आ रहा हूं मैं, तक्षशिला। अब तक्षशिला क्या था? तो शिक्षा का केंद्र था, ठीक है। तक्षशिला शिक्षा का केंद्र क्या था? तक्षशिला, तक्षशिला, इसको ध्यान रखें। और यहाँ पे ही गुरु के रूप में कौन थे? चाणक्य। चाणक्य किसके गुरु थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। तो इनके गुरु थे तक्षशिला में। तक्षशिला कहां पर है? तो पेशावर, पाकिस्तान, पेशावर पाकिस्तान, और जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा मिला हुआ एरिया था, ठीक है। ये है। अब ये तक्षशिला है। तो तक्षशिला में उस टाइम हुआ क्या था? विद्रोह हुआ था, ठीक है। वहां के लोगों ने विद्रोह कर दिया था, और विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसको भेजा था? यहाँ पे उस टाइम जम्मू कश्मीर में था कौन? सुसीम था, ठीक है। विद्रोह हुआ तो सुसीम ने उसको क्या किया? मेंटेन नहीं किया, मतलब विद्रोह को दबा नहीं पाया, ठीक है। तो यहाँ पे सुसीम है, इसके बारे में देख लें। सुसीम ये व्यक्ति था, लेकिन ये विद्रोह को नहीं दबा पाया, ठीक है। और यहां पर छोटे मोटे जो राजा थे पहले उस टाइम, वो सारा जो साम्राज्य था इनका, सुसीम का या बिंदुसार का बोलो, वो हड़प रहे थे धीरे धीरे करके, ठीक है। अब उनको रोकना बहुत जरूरी था, इसलिए क्या किया? बिंदुसार ने अशोक को भेज दिया, कहां पर? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में बिंदुसार ने अशोक को भेज दिया, क्योंकि अशोक कहां के राज्यपाल थे? उज्जैन के। अब उज्जैन से कहां पे भेजा उनको? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जाने के लिए कहा, और उनको ये बोला कि वहां पर विद्रोह हो रहा है और सुसीम वहां पे नहीं संभाल पा रहा है, तो आप वहां पे जाके देखो और उस विद्रोह को शांत करो, ठीक है। तो अशोक वहां पे गया, कहां पे? जम्मू कश्मीर में, JNK में अशोक गया, अशोक। अब ये अशोक वहां पे जब गया तो विद्रोह भयंकर तरीके से फैल चुका था, और अशोक की टीम भी बड़ी खतरनाक थी और एकदम ट्रेंड टीम थी, मतलब ट्रेनिंग बहुत अच्छे तरीके से देता था वो, लड़ने की, युद्ध कला की, ये सब कुछ, ठीक है। तो इसलिए बहुत कम सैनिक भी होकर बहुत ज्यादा कोशिश की पराजित कर सकते थे। तो अशोक ने वहां पे जाके सबको रोकने की कोशिश की और विद्रोह भड़का, लेकिन फिर ऐसा तरीका अपनाया कि सारे के सारे जितने विद्रोही थे सबको क्या किया? उड़ा दिया, ठीक है, सबको खत्म कर दिया। अब सबको पूरा शांत किया, इस तरीके से विद्रोह क्या क्या पूरा शांत कर दिया। विद्रोह को दबाया, फिर अपने एक व्यक्ति को भेजा, कहां पर? इनके पिताजी के पास में, मतलब बिंदुसार के पास में, और बोला कि पिताजी अब आपके किसी भी व्यक्ति को भेज दीजिए यहाँ पर और देख ले यहाँ पे आके कि विद्रोह यहाँ पे शांत हो चुका है।
तो बिंदुसार ने अपने व्यक्तियों को भेजा वहां पे, कहां पे, जम्मू कश्मीर में, और वहां पे जाके देखा तो वो देख के ही हैरान हो चुके थे, ठीक है, देख के हैरान हो गए थे कि यार ये क्या कर दिया, ठीक है, मतलब इस तरीके से शांत किया कि वहां पे किसी की आवाज तक नहीं आ रही थी, ठीक है, पूरी तरीके से शांत, मतलब कोई इंसान ही वहां पे नहीं बचा, केवल अशोक की सेना के अलावा, ठीक है। तो इतना खतरनाक तरीके से विद्रोह को शांत किया, क्योंकि अब विद्रोह करने वाला कोई था ही नहीं, ठीक है। उसके बाद सुशील को बोल दिया चल जा वहां पे, और वहां बैठा आराम से, ठीक है। तो इस तरीके से अशोक ने वहां पे शांत किया विद्रोह को। और तो इस तरीके से हर तरीके से, और बिंदुसार ने अपना जो साम्राज्य विस्तार के लिए नीति अपनाई थी, वो हर तरीके से हर राज्य से अपना संबंध स्थापित कर रहे थे, वैवाहिक रूप में, किसी और रूप में, किसी मदद के रूप में, इस तरीके से अपना जो साम्राज्य था वो काफी विस्तारित कर लिया था, ठीक है। तो इस तरीके से अपना साम्राज्य विस्तार किया, और लास्ट में जाके 273 ईस्वी पूर्व में इनकी क्या हुई, मृत्यु हो गई, क्लियर। तो अब यहाँ पे बिंदुसार का काम पूरा खत्म होता है, पूरा मेन फैक्ट यहाँ पे खत्म होता है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे सम्राट अशोक के बारे में, ठीक है। तो सम्राट अशोक बहुत ही एक प्रकार से बहुत फेमस और बहुत ही सबसे शक्तिशाली राजा यहाँ पे इसे की कहलाया मौर्य साम्राज्य का, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य में सबसे खास और सबसे फेमस, सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन था, तो सम्राट अशोक था। सम्राट अशोक क्यों था, ये तो आपने से पहले ही देख लिया यहाँ पे, कि जब जम्मू कश्मीर में गया था विद्रोह को शांत करने के, तो उसने किस तरीके से शांत किया था, उसी से समझ सकते हैं यहाँ पे इसकी ताकत कितनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले सम्राट अशोक का जो कार्यकाल था वो 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक था, ठीक है। तो ये इसका कार्यकाल था। इसके बाद में बात करेंगे हम जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई, ठीक है, इनके पिताजी की डेथ हो गई, तो फिर बाद में क्या हुआ कि इनके रियल पुत्र कितने थे, 2 थे जो योग्य पुत्र थे, और उसके बाद में फिर इनकी जो ये बिंदुसार की जो नाजायज संतानें थी, मतलब बहुत सारे पुत्र थे, 99 पुत्र थे टोटल, जो कि अशोक को पता नहीं था कि ये भी इसके भाई है, ठीक है। तो इस तरीके से अशोक के टोटल जो भाई थे वो कितने थे, 99, जो कि अशोक को पता ही नहीं था। क्यों, क्योंकि बिंदुसार जहां जहां गया वहां पर उसके भाई बना के रहा, ठीक है, वहां पे उसके पुत्र बना दिए, जो अशोक को बाद में मालूम हुआ कि ये भी अपने भाई है, ठीक है। लेकिन वो भाइयों को किस तरीके से क्या किया वो अभी आपको मालूम पड़ेगा यहाँ पे। अब जब बिंदुसार की डेथ हुई तो अशोक अब यहाँ पे गद्दी के लिए सभी लोग आपस में लड़ाने लगे, ठीक है, झगड़ाने लगे। तो उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ। उत्तराधिकारी का मतलब होता है कि गद्दी पाने के लिए आपस में संघर्ष करना, ठीक है। तो उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ। अब इसमें एक सुशीम था, ठीक है, एक कौन था, सुशीम, जो कि आपको पता है, और एक कौन है, अशोक, ये भी आपको पता है। अब इसके अलावा 99 लोग दूसरे भी थे जो इनके भाई के रूप में थे, लेकिन इनको नहीं पता था कि ये भी इनके भाई है, ये भी इनके पिताजी की संतान है, ये इनको पता नहीं था, ठीक है। तो अब हुआ क्या, तो जब इनको के राज्य के बंटवारे की बात आई, या फिर जमीन बंटवारे की बात आई, तो ये भी लोग आके खड़े हो गए और ये भी बोले कि ये वाला एरिया हमें दे और ये वाला एरिया हमें दे। सभी लोग अपने अपने आसपास का एरिया अब मांग रहे थे वो, ठीक है। तो अशोक ने दिमाग लगाया, एक काम कीजिए कि सभी लोग आए मैदान में, ठीक है, उसके बाद में फिर इसका जो भी बंटवारा करना है वो करते हैं, ठीक। सभी को बुलाया और सभी लोग अपने अपने छोटे छोटे सेना वगैरह जो भी थी वो लेके आए, लेकिन उसमें सबसे शक्तिशाली सेना किसकी थी, अशोक की थी, ठीक है। तो सभी लोग आए मैदान में और सभी को बोला कि किन को कौन सा राज्य चाहिए, ठीक है, किसको किस राज्य में शासन करना है। तो सभी लोग ने अपना अपना बताया कि मेरे को इस राज्य में शासन करना है, ये कि जो एरिया है वो मेरा है, ये एरिया मेरा है। तो अशोक ने बोला ठीक है, आप लोगों को सभी को अपना अपना एरिया आपको देता हूं मैं, ठीक है। तो ये बोल के और अशोक ने अपनी सेना को आदेश दिया कि जितने भी 99 है सबको उड़ा दिया जाए, ठीक है, सबको उड़ा दिया जाए। तो सभी को वहां पे क्या कर दिया, कटवा दिया और खत्म करवा दिया। अब मांगने वाला कोई भी नहीं था, एक ही था, कौन था, सुशीम। सुशीम ने बोला कि जैसे कि ये सब कुछ किया लेकिन ये अच्छा नहीं है, सही नहीं है, ठीक है,
और इनको भले ही नहीं देना था लेकिन इनको मना कर देना था, ठीक है, वो अपनी सेना में शामिल हो सकते थे। तो इस तरीके से इन्होंने, सुशीम ने बोला अशोक को, तलवार निकाली और अशोक सुशीम को भी उड़ा दिया, ठीक है, तो इसको भी उड़ा दिया। इसको बोला कि चलो आपका भी काम नहीं है, यहाँ पे जो राजा रहेगा वो सिर्फ एक ही रहेगा, वो कौन है, वो अशोक रहेगा। अब ये सब मारकाट करने के बाद भी अशोक को जरा भी दुख नहीं हुआ कि वो उसके भाई को भी मार दिया, ठीक है। क्यों? वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसके नाम को ही देखो, यहाँ पे इसके नाम में देखो, शोक मतलब होता है दुख, ठीक, दुख, और अ का मतलब होता है नहीं, ठीक है। अशोक, जिसको कोई दुख ही ना हो उसको क्या लगेगा किसी को मारने में, ठीक है। तो इस तरीके से ये शासक बना। और अधिकतर जो पॉलिटिशियन भी होते हैं अधिकतर इस तरीके से ही बनते हैं, ठीक है। कोई ईमानदार इंसान ऐसे सही तरीके से पॉलिटिशियन नहीं बन पाता है। तो ये है, तो उत्तराधिकारी युद्ध ऐसे हुआ और अशोक ने सारा राज्य ले लिया, ठीक है, विजय हुआ अशोक सभी भाइयों में। तो फिर अब आता है इनके राज्याभिषेक का नंबर, ठीक है। राज्याभिषेक इनका कब हुआ? तो 269 में इनका राज्याभिषेक हुआ, 269 ईस्वी पूर्व में, जबकि गद्दी पर तो पहले ही बैठ गया था, ठीक है। जब इनके पिताजी जब शांत हुए तो उसी टाइम वो गद्दी पर बैठा था 273 ईस्वी पूर्व में, लेकिन राज्याभिषेक बाद में हुआ। इसका कारण ये था कि इनके भाई वगैरह सब थे, उनमें आपस में संघर्ष चल रहा था, इसकी वजह से टाइम थोड़ा सा बीत गया था, ठीक है। तो ये अब राज्याभिषेक हुआ 269 ईस्वी पूर्व में। उसके बाद में फिर इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये थी कि ये एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा रखता था, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा विकसित की थी, मतलब अपना जो राज्य रहे वो सही सलामत, सुखी और शांत माहौल का रहे, ठीक है, किसी प्रकार का ज्यादा युद्ध वगैरह ऐसा कुछ ना हो। इसके लिए इन्होंने से की अवधारणा विकसित की थी जिसको कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में उसी टाइम अशोक ने बोला था जो उनकी प्रजा थी उनको क्या माना? अपना पुत्र माना। अशोक ने प्रजा को क्या माना? अपना पुत्र माना। तो इस तरीके से ये गुण इनका बहुत ही अच्छा था, मतलब राज्य को संचालित करने के लिए, उनको मेंटेन करके रखने के लिए सभी को अपना बना के रखते थे, ठीक है, ये था। उसके बाद फिर हुआ क्या? एक दिन वो शिकार पे गए, ठीक है, शिकार पे गए। अब मगध के राजा तो बन ही चुके थे, ठीक है। मगध मतलब कहां पर है? तो मगध को भी ध्यान रखना है यहाँ पे। मगध ये है बिहार, वर्तमान में छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो उड़ीसा वाले क्षेत्र में ये शिकार करने के लिए गए, शिकार कर रहे थे और वहां पर एक और शिकारी उनको मिला जो कि बहुत ही खास था उनके लिए, ठीक है, और जिसको देख के वो हैरान हो गए थे और उनपे वो एक प्रकार से पूरी तरीके से समर्पित हो गए थे, अपने आप को समर्पित कर दिया था और उनको बहुत ही ज्यादा से लाइक करने लगे थे। आप समझ सकते हो वो कौन हो सकता है? तो एक लड़की थी, ठीक है, लेडीज थी जो कि शिकारी थी। कहाँ की थी वो? उड़ीसा, कलिंग की थी। उस टाइम उड़ीसा को कलिंग बोलते थे, ठीक। तो कलिंग की एक शिकारी थी, एक राजा की लड़की थी और राजा का नाम क्या था? नंदराज। कलिंग के राजा नंदराज की पुत्री थी, ठीक, वो भी शिकार करने आई थी। तो उस लड़की को किसने देखा? तो अशोक ने देखा और वो लड़की उनको पसंद आ गई, ठीक है। अब पसंद कर लिया, उसके बाद में क्या है, जो राजा थे उनको तो कोई रोकने वाला था नहीं, ठीक है। तो पसंद आ गई तो उनसे विवाह करना था, शादी करना था। तो प्रस्ताव लेके गए नंदराज के पास में, ठीक है। तो नंदराज, ये ध्यान रखना है, नंदराज ये कौन थे? ये कलिंग के राजा थे। कलिंग मतलब उड़ीसा, ठीक है, कलिंग। तो वो लड़की भी कहाँ की थी? कलिंग थी, इनकी पुत्री थी, ठीक है। तो अशोक इनके पास में गया और बोला कि मुझे आपकी पुत्री से विवाह करना है, ठीक है, मुझे वो पसंद है और विवाह करना है। लेकिन हुआ क्या कि नंदराज ने उसे मना कर दिया, यहाँ पे मना कर दिया और बोल दिया कि कलिंग की कोई भी से की पुत्री होगी उसका विवाह केवल कलिंग में ही होगा या कलिंग के ही किसी व्यक्ति से होगा, कलिंग से बाहर हम नहीं देंगे। और फिर ऊपर से था क्या, जो अशोक था ये तो मगध का था, मगध मतलब बिहार, और बिहारी, ठीक है। तो बिहारी मतलब व्यक्ति से कि पहले ही विचार कर लिया इसमें कि हमें तो किसी कोई बिहारी वगैरह से कोई शादी वादी नहीं करवाना है, क्योंकि इससे कि बहुत पता नहीं कैसे रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं। वैसे सही बताएं तो बिहारी बहुत सही तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक, उनकी लैंग्वेज बहुत खास होती है, ठीक है, सभी के लिए इंटरटेनमेंट करने का काम करती है, उनकी लैंग्वेज बहुत ही मस्त रहती है, ठीक है। कभी सुनना
तो लेकिन नंदराज ने मना कर दिया अशोक को, भाई हम तो बिहारी से कोई विवाह नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मना किया। और फिर हुआ क्या, अशोक का दिमाग खराब हुआ, बोले क्या ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। तो अब अशोक ने इनको बोला यदि आप ईमानदारी से नहीं मानते हैं तो फिर आप अपनी तरीके से अपना काम करेंगे, ठीक है। तो इसने बोल दिया कि आपको जो करना हो कर सकते हो, आप यहाँ पे कुछ हाथ तक नहीं अड़ा सकते हो किसी को, ठीक है। ये बोला। अशोक गया अपने मगध में, अपनी टीम तैयार की, टीम तैयार करके लेके आया यहाँ पर और इस पर आक्रमण कर दिया। ये राजा था, इनकी प्रजा और इनके सैनिक, इनसे युद्ध हो गया, कलिंग का युद्ध, जिसे क्या बोलेंगे हम, कलिंग का युद्ध। तो कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो 261 ईस्वी पूर्व में, 261 ईस्वी पूर्व में, इसको याद रखना है, ईस्वी पूर्व, ठीक। ये तो इस युद्ध में क्या है कि बहुत भयंकर तरीके से मार काट हुई, खतरनाक तरीके से लोगों को मारा गया, ठीक है। दोनों तरफ के लोग से मारे गए, अशोक की तरफ के भी, उधर के भी। लेकिन उधर की साइड जो कलिंग के जो सैनिक थे, उधर की जो प्रजा थी, उनको बहुत ज्यादा तरीके से पूरा काट दिया अशोक ने, क्योंकि अशोक का पहला ही काम था ये, जम्मू कश्मीर में पहले ही काट दिया था सबको, ठीक है, पूरा मामला शांत कर दिया था। इस तरीके से यहाँ पे भी शांत कर दिया कलिंग में, ठीक है। और कलिंग की जो प्रजा थी उसमें एक खासियत थी कि वहां पे बच्चे और बूढ़े सभी लोग, जब युद्ध होता सभी लोग वहां पे लड़ते थे, तो महिलाएं भी लड़ती थी, सबको मारा वहां पे। अब हुआ क्या, लास्ट में दरवाजे से एक लेडीज निकली और तलवार लेके आक्रमण करने लगी अशोक ने, और अशोक ने तलवार से उसको, लेडीज को देखे बिना उसको काट दिया, ठीक है। उसका सर है उधर से अलग कर दिया और उधर जाके गिरा। तो फिर उसने देखा, जब उसका जो चेहरा दिखा उस लेडीज का जो नीचे गिर चुका था, वो देखा, और वो देख के पूरी तरीके से अशोक क्या हुआ, खुद ही घायल हो गया, मतलब पूरी तरीके से पागल टाइप से हो गया, ठीक है। अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका था वो। क्यों? क्योंकि जिस लेडीज को उसने काटा था उसी लेडीज को लेने के लिए आया था, मतलब उसी से उसका प्रेम था, ठीक है। तो उसी के प्यार को, उसी के प्रेम को ही काट दिया उसने। तो वहां से पूरे तरीके से टूट चुका था वो, और वहीं से, उसी युद्ध से, कलिंग के युद्ध से ही उनका हृदय पूरी तरीके से परिवर्तित होता है, और वो ये ठान लेता है कि अब किसी प्रकार से कोई युद्ध नहीं करूंगा और नहीं करने दूंगा, ठीक है। तब से अपनी प्रजा को एक संदेश दिया कि कोई भी किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं करेगा, कोई किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा, और अपने धर्म और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए जीवन निर्वाह करेंगे, ठीक है। ऐसा करके अशोक ने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। कौन सा? बौद्ध धर्म को अपनाया इसने, बौद्ध धर्म, ठीक है। सम्राट अशोक का पूरा ये काम हुआ, और उसके बाद में धार्मिक तौर पे इसने बहुत सारे शिलालेख बनाए, बहुत सारे अभिलेख बनाए, गुहालेख बनाए, ठीक है। तो गुहालेख, शिलालेख और अभिलेख, इन पर पर्टिकुलर अशोक के लिए अलग ही की वीडियो बनेगा, जिसमें शिलालेख रहेंगे, अभिलेख रहेंगे और गुहालेख रहेंगे, ठीक है। क्योंकि काफी बड़े हैं, काफी ज्यादा है, तो इसलिए उसका अलग ही बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे इनका काम पूरा खत्म हुआ, किसका? सम्राट अशोक का। तो सम्राट अशोक का इतना ही मेन फैक्ट, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और कई बार एग्जाम में आ चुके फैक्ट है, इसलिए इसको बहुत क्लियरली अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करना है। यदि से कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको से कि ये सब कुछ सीखना मिले। हर बार आपको जो भी सी की वीडियो बनता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और पूरा लाभ उठा पाए इसका। और अपने दोस्तों तक उसको शेयर भी जरूर करें, ताकि से वो भी इस चीज को समझता है। बहुत सारे लोग इसको रटते हैं, समझते नहीं है, जिसकी वजह से रटने के बाद अगले दिन वापस भूल जाते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से नहीं करना है। और लास्ट में हम देखेंगे इसका मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ था, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था, जिसके बारे में देख लें। उसके बारे में कोई बहुत सा ज्यादा नहीं, सिंपल ही है। तो अंतिम शासक बृहद्रथ बोलते हैं, ठीक है, बृहद्रथ। और ये 184 में इनका भी काम खत्म हो चुका था। 223 से, ठीक है, 232 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व तक शासन किया बृहद्रथ ने। और ये एक कमजोर टाइप का इंसान था बृहद्रथ। इनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इनका वध कर दिया था, मतलब इनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। तो इस तरीके से इनके बारे में केवल इतना याद रखना है कि मौर्य साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक कौन था, तो कौन था? बृहद्रथ। और कभी कभी से ये टाइम दे सकते हैं, सन दे सकते हैं, तो 184 ईस्वी पूर्व तक था,
ठीक है। इसको किसने मारा? तो पुष्यमित्र शुंग ने मारा। क्लियर है? पुष्यमित्र शुंग कौन था? इसका सेनापति था वृहदत्त का। उसके बाद इसी से आपको एक फैक्ट अलग अगला से ये भी इसी के आ जाएगा कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो यहां तक मौर्य साम्राज्य पूरा खत्म होता है, एंडिंग होता है। और लास्ट में आपको एक ही बात बोलूंगा कि सही तरीके से इसको देखते रहें, हो सके तो नोट डाउन कर ले कॉपी पेन लेके, ताकि ज्यादा सही रहेगा और रिवीजन उसको बार बार करते रहें। ठीक है, और कम से कम महीने में एक बार या 2 बार इस वीडियो को देख के एक बार रिवाइज जरूर कर लें, ताकि से कि आपके जो भी फैक्ट हैं जो गायब हो जाते हैं माइंड से, वो वापस रिकॉल हो जाए। क्लियर? और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।